पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट नंबर 2 अब हम लोगों को देखना है, दूसरा कंडीशन हम लोगों को देखना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षी रेखा कौन सी होगी? वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उससे होकर जो रेखा जाती है वो उसका अक्ष हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर अक्ष पर अगर हम लोग लंब डाल दें तो ये जो रेखा आएगी उस रेखा को हम लोग कहते हैं निरक्षीय रेखा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हम लोग करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़े हुए हो कि होता क्या है, तो दो समान परिमाण के आवेश परंतु उनकी प्रकृति ठीक एक दूसरे के विपरीत हो और वे एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल आपका हो गया, ये आपका डाइपोल हो गया बच्चों। ये अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। इसका मध्य बिंदु ये है, O है, ये A है और सपोज करिए ये B पॉइंटर। तो इस पे जो लंब डालेंगे वो ये होगा, ये इसकी क्या कहलाएगी? निरक्षीय रेखा कहलाएगी। अब पूरा दूरी कितना है? 2L। डाइपोल की का लेंथ कितना होता है? 2L होता है। मिडिल पॉइंट ये है आपका, तो ये दूरी आपकी L हो गई और ये दूरी भी L हो गई। अब मिडिल पॉइंट से निरक्षी रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए, ये पॉइंट P है, कैपिटल P। इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? ये दूरी R है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बच्चों। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अपने माइंड पर उस पॉइंट के ऊपर एक धन परीक्षण आवेश को रख देना और कूलम्ब्स लॉ वहां पे लगा देना। कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो उस धन परीक्षण आवेश के ऊपर बल कार्य करेगा। बल का जो डायरेक्शन होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन होगा। तो चलिए, आप पढ़े हुए हैं कि धन और ऋण, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। अगर माइंड के अंदर आप सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू 0 चार्ज आपने इस पॉइंट पे रखा है, तो इस निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो उसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा, ये होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स कार्य करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कार्य करती है। अर्थात E1 अगर हम इसको ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज ये है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश। अब दो चार्ज अगर सेम नेचर के हों, उनके मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, नेचर अगर उनका सेम है तो रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, यानी बाहर की तरफ इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के कारण फोर्स कार्य करेगा। तो इनको मिला है। अब इस पर बाहर की ओर आपका फोर्स कार्य किया तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया, इस साइड में फोर्स कार्य करेगा बच्चों। जिस डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में कार्य करेगी, अर्थात आपका E2 हो गया ये डायरेक्शन। अब देखिए ये R है, O से P के बीच की दूरी R है, O से A के बीच की दूरी L है,
ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है, एल है। ये लंबार्धक रेखा है तो ये डिग्री आपका 90 डिग्री हो गया बच्चों। ये आर है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कोण आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप बता सकते हो कितना हो जाएगा। तो इसके अनुसार इस पे हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां पर भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी पी, एक ट्रायंगल बन रहा है। और आप जानते हो कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर उसके दो साइड सेम हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला जो आपका कोण होगा बच्चों, ये कोण, तो इस कोण को हम थीटा ले रहे हैं तो ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये एंगल कितने का होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल कितने का होगा तो आप ट्रायंगल का प्रमेय पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसका जो बहिष्कोण होगा उसके दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वह एक बहिष्कोण है और यह बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। कितना एंगल हो जाएगा, 2 थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि अगर दो वेक्टर राशियां किसी कोण पे कार्य करें तो उनका नेट जो फोर्स आता है उसका रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी वेक्टर राशि है तो इनका नेट इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या होगी, अंडर रूट E1 का स्क्वायर धन E2 का स्क्वायर धन 2E1 E2 cos थीटा आ जाएगा। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम थ्योरम के अनुसार हम लोग चलेंगे तो इसका ये रिजल्टेंट परिमाण हो जाएगा। तो ये इसका E रिजल्टेंट हो गया। और E का मान निकाल लेना हमको आसानी से निकल जाएगा बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम अब होना नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मालूम है क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या होगा, Q/R का स्क्वायर से लगा लेंगे। तो माइनस के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे और प्लस के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल देंगे। इसलिए रिजल्टेंट E निकाल देंगे। रिजल्टेंट E क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा है। यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, cos की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। इस राइट एंगल से हमारा राइट एंगल हो जाएगा AOP में cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, हमारा L बाई अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। उस सूत्र में रख देंगे। तुरंत बच्चों हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए तो हमने क्या कहा, -q आवेश के कारण, किसके कारण, -q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण कहां पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लो बेटा। क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू Q बाई R का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कर्ण से कर्ण समाप्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस E1 का डायरेक्शन किधर बोलेंगे बच्चों, तो P से A के तरफ लिखेंगे PA दिशा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके कारण तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकाल लें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी निकालना है बच्चों, तो निकल के क्या आ जाएगा, ठीक वैसे यहां पे हो जाएगा। क्या आपका आएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई, अब इस दूरी का वर्क करें तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे किए हैं एक लाइन कम कर ले रहे हैं, कर्णी हट जाएगी तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। दिशा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दिशा बाहर के तरफ है तो बीपी दिशा में, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों, वेक्टर है। आप पढ़े होंगे वेक्टर की कंडीशन, फिर एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, पढ़े हैं हम लोग कि किसी बिंदु पर अगर दो बल किसी कोण पे कार्य कर रहे हैं थीटा एंगल पे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या होगा, प्रदर्शित होगा। अगर ये P फोर्स है, अगर ये Q फोर्स है, तो रिजल्टेंट जो R आएगा उसका सूत्र होता है क्या, R इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर देते हैं, इसलिए E क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा हो गया। अब देखिए बच्चों, E1 और E2 का परिमाण क्या है, सेम है, बस उनके डायरेक्शन अलग है। एक इसमें नीचे की ओर कार्य कर रहा है और इसमें बाहर की ओर कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, इक्वल टू, या हम कह सकते हैं चूंकि माड E1 इक्वल टू माड E2, दोनों वेक्टरों का परिमाण समान है, तो हम E1 और E2 के किसी एक को चूज कर लें, या तो E2 के जगह पर E1 लिख लें, या E1 के जगह पर क्या लिख लें बच्चों, E2 लिख लें। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर धन E1 का स्क्वायर धन 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। अब देखिए E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा है, तो 2E1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक लाइन और शॉर्ट कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, आप E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, चूंकि 2E1 का स्क्वायर बाहर ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा स्क्वायर मत पढ़िएगा, तो cos 2 थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं
कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा के स्थान पे अगर हम लोग कर दे बच्चों तो मेरा क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस 1 और एक माइनस 1 है। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4E1 का स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना 4E1 का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ये कॉर्नी से बाहर जब आएगा तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 E1 का स्क्वायर तो E1 और कास स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे देखिए E आ गया आपका 2E1 कास थीटा। अब 2E1 का मान आपको मालूम है, कास थीटा का बच्चों मान मालूम हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज से आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। वैल्यूज हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप चाहो तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो इस राइट एंगल में कि L बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार बटे में कौन मान रख लेते हैं, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आपका Q अपान कितना है भाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई L अपान अंडर रूट। तो अंडर रूट को हटाना है बच्चों तो एक लाइन और शॉर्ट कर दे रहे हैं। किसी के भी घात में कर्ण है तो कर्ण हटाओगे तो घात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L का R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का घात कितना 1/2। अब देखिए 2QL या इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L और Q इंटू 2L को मैंने क्या पढ़ाया है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको मैंने बताया है कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। यानी Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। तो आपका E बराबर आपका कितना आ गया बच्चों E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q L इंटू 2 है तो इसके स्थान पे P लिख दिया बटे में। एक और आपको घातांक कक्षा 7 में पढ़े होंगे बेटा जिसमें कहा गया है कि अगर आधार समान है और उनके बीच गुणे का चिन्ह है तो घातों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो आधार दोनों के सेम है, इसका घात 1 है और इसका घात 1/2 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 धन 1/2 अर्थात 3/2 हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो गया R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का घात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अभी आपको डाइपोल में हमने आपको क्या किया है बताया है कि जो ध्रुव होता है डाइपोल होता है वो बहुत ही अल्प दूरी में पर स्थित होते हैं। अर्थात उनके बीच की जो दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो एंगस्ट्रॉम के क्रम में आता है और ये दूरी सेंटीमीटर मीटर में आता है। तो आपको पता होना चाहिए या पता होगा भी कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी दोनों दूरियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि R is greater than L, so R square is greater than L square हो जाएगा। इसलिए R की तुलना में L स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। इसलिए इसको L स्क्वायर को छोड़ने पर तो E इक्वल टू क्या हो जा रहा है बच्चों E इक्वल टू आपका हो जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P अपान अब देखिए R का स्क्वायर और पूरे का घात 3/2 2 से 2 कट गया तो E इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P बटे में R का क्यूब।
ये सूत्र है। ये किसी भी माध्यम के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पूरा हमारा संयोजन एयर में हो तो एयर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 1 होती है। वायु के लिए के की वैल्यू 1 हो गई तो मेरा सूत्र क्या बन जाएगा, E = 1/4πε0 इंटू P/r का क्यूब। ये होता है बच्चों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही हम लोगों को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपका ई आया इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो कहेंगे द्विध्रुव के, याद रखना द्विध्रुव के समांतर, द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखिए डायरेक्शन ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समानांतर। क्योंकि जब ये फोर्स सेम हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा यहाँ पे सेम है, तो उस स्थिति में ये ठीक इसके इस कोण का लंबसम विभाजक होगा, या कह सकते हैं ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण, ये भी कोण आपका थीटा हो गया, ये भी कोण आपका थीटा हो गया। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तभी अंतर एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे कि द्विध्रुव के समांतर तथा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। एक मिनट में फिर इसको देख लो बेटा, फिर हम आपको बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तुरंत हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और उसके अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से एक लंबार्धक रेखा खींचा, वही उसका निरक्षीय रेखा कहलाएगा। उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, उस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माइंड में कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालनी होती है तुरंत माइंड में हम लोग सेटअप करते हैं कि उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं, तो इस माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन PA दिशा में हो जाएगा, E1 आ जाएगा और E1 की वैल्यू आपका यहाँ पे है 1/4πε0 इंटू के Q/r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। उसी तरह से प्लस Q के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे तो इस पर बाहर की ओर हो जाएगा E2। अतः दोनों सदिश राशियां किसी कोण पे कार्य कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E = E1 का स्क्वायर धन E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। यहाँ पे देखते हैं कि E1 और E2 के मान आपस में क्या है, समान है, तो E2 के जगह पर या तो E1 लिख लीजिए या E2 के जगह पर या E1 के जगह पर E2 कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करते जाइए। इस ट्रायंगल से आप समकोण त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल के रख लो, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका सूत्र किसी भी माध्यम में आ जाएगा बेटा, और ये वाला सूत्र आपका एयर में आएगा। ये जो सूत्र आएगा इसको याद रखना। तो देखिए थोड़ा सा और इसमें नोटिस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना, पहला पॉइंट अभी आप देखें कि बिंदु आवेश के कारण, किसके आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी आया बच्चों वो आया E = 1/r में मैं लिख रहा हूं आपको, क्या हो जाएगा Q/r का स्क्वायर आएगा। दूसरा पॉइंट आपने देखा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आपने क्या देखा, E = 1/4πε0 इंटू 2πr का क्यूब देखा। ये कंडीशन बच्चों आप लोगों ने देखा।
तीसरी स्थिति में थर्ड कंडीशन जो इसका आया, निरक्षीय स्थिति में आपने क्या देखा बेटा? आपने देखा कि E इक्वल टू आया 1/4πε0 इंटू P/R का क्यूब। रिलेशन देता है बच्चों और इस पे न्यूमेरिकल देता है, इसको ध्यान में रखना। कहेगा कि अच्छी स्थिति में इतना है इतनी दूरी पे, तो निरक्षी स्थिति में कितना होगा। तो इन दोनों से आप रिलेशन देखोगे तो क्या मिलेगा? ई अच्छी को आपने फिर से देख लो बेटा, ई अच्छी का इक्वेशन आया 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब। अच्छा बेटा ये इसको देखो तो आप देख रहे हो तो क्या मिल रहा है? ये जो वैल्यू है यह वैल्यू किसके बराबर है? ई निरक्षी का है कि नहीं है? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई अच्छी बराबर 2 गुणे ई निरक्षी। क्यों? तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। जैसे कह दिया ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज करिए इसका ये मध्य बिंदु है, ये इसका निरक्षी है और ये इसका अच्छी है। इसका O पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है बेटा आपका। अब यहां से कह दिया कि 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु P है और यहां से 10 ही सेंटीमीटर पर एक बिंदु P डैश है। अगर उसने कह दिया कि इस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दिया बच्चों, ई का मान अगर यहां पे दे दिया कितना, सपोज कर लीजिए 10 न्यूटन/कूलाम दे रखा है। सपोज करिए इस पॉइंट पे 10 न्यूटन/कूलाम दे रखा है। कहे कि एक डाइपोल है, उसकी निरक्षीय रेखा पर उसके केंद्र से, डाइपोल के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो 10 न्यूटन/कूलाम है। तो कह दे अच्छी स्थिति में उसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? तो निरक्षी का आपको मालूम है तो उसका 2 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन/कूलाम। 1 मिनट में ये सवाल आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब इस सूत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे बच्चों? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बच्चों पूछ रहा है तो किधर से किधर बोलेंगे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा। तो इधर पे क्या हो गया? निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज ध्यान में रखना बेटा, कंपटीशन में इसको देता है डायरेक्शन। तो ये चीज रहा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इससे पहले हम लोग देखे थे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डाइपोल के कारण दोनों में रिलेशन क्या आया? ई अच्छी बराबर 2 गुणे ई निरक्षीय होगा। अगला तीसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है कि न तो वो अच्छी स्थिति में हो और न तो निरक्षीय स्थिति में हो।